वंदे मातरम विवाद पर घमासान, अमित शाह के आरोपों पर सियासत तेज, शाह ने साधा सोनिया पर निशाना। सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी की शिकायत, वंदे मातरम विवाद में एफआईआर की मांग, मंगलुरु में सियासी घमासान तेज। सुखबीर बादल पर हमले की एनआईए जांच की मांग, हरसिमरत कौर ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी, हमले के पीछे साजिश का जताया शक। बंगाल में कांग्रेस नेता और बेटी की हत्या, नादिया में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, अधीर रंजन ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। देश और सियासत से जुड़ी हर बड़ी खबर पर होगी सीधी और बेबाक बात। स्वतंत्रता दिवस के बाद सियासी बयानबाजी तेज है। वंदे मातरम को लेकर आरोप प्रत्यारोप से लेकर दिमागी नक्सल बयान पर सत्ता और विपक्ष के बीच तकरार तक कई मुद्दे इस वक्त सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। कई बीजेपी कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगा रही है, तो कहीं कांग्रेस प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठा रही है। वहीं मंगलुरु में सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत का मामला भी सामने आया है। इन तमाम मुद्दों पर पूरा विश्लेषण करेंगे, हर पक्ष की बात आपके सामने रखेंगे और समझेंगे कि आखिर इन बयानों के पीछे की सियासत क्या कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात। और शुरुआत अमित शाह के बयान से करते हैं। देखिए, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया है। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी बेशर्मी देखिए। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जा रहा था। गीत के दौरान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष से गाना रोकने को कहा। हम सब बस टीवी पर देखते रह गए। सोनिया जी, 140 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं। आपने जो पाप किया है उसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कोई वंदे मातरम गीत को अधूरा छोड़ने का सपना भी आखिर कैसे देख सकता है? कांग्रेस के लोगों को शर्म आनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया और मांग भी की है कि पार्टी लोगों से और इस गीत को लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से माफी मांगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में आजादी के दिन के कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम गीत को बीच में ही रोकने के लिए कहा था। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस वंदे मातरम को भूल गई है। शाह ने कहा, हम सब ने इसे टेलीविजन पर देखा और कहा कि सोनिया गांधी को लोगों से और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर आत्मा से माफी मांगनी चाहिए। इस पूरे मामले में आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी। हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। द ऑपोजिशन ऑफ राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वंदे मातरम पॉइंट्स टुवर्ड्स द माइंडसेट ऑफ अ दिमागी नक्सल इकोसिस्टम माइंडसेट। ध्यान से आप देखिए, क्योंकि इसके बाद कई कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। मैं फ्रेम बाय फ्रेम आपको यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए। और यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है। अगर आप देखेंगे ध्यान से उस वीडियो को, जब वंदे मातरम का उद्घोष चल रहा था कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में, सोनिया गांधी यहां पे सामने इंडिकेट करती है, हाथ दिखाती है कि रुक जाओ। वो इशारा करती है कि वंदे मातरम को कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में रोका जाना चाहिए। फिर जब वहां पे नहीं सुना जाता है, फिर वो वापस से दूसरी बार इशारा करती है और कहती है कि रुकना अनिवार्य है। उसके बाद में वो उनको कहती है कि पीछे जो बैंड है, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक ऐसी व्यक्ति का दृश्य है जो इतना गुस्से में है कि वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में पूरी तरीके से कैसे गाया गया।
तो वो इंडिकेट करती है और उंगली के तरी धमकी देने की कोशिश करती है। जब वहां से सब कुछ नहीं सही होता तो फिर वो राहुल गांधी की तरफ देखती है और बाकी के जो कांग्रेस नेता उनके साथ में खड़े हैं उनकी तरफ देखती है और अपना गुस्सा प्रकट करती है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सली बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, मुझे दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। चिदंबरम ने यह प्रतिक्रिया मोदी के बयान के एक दिन बाद दी। बता दें, 15 अगस्त को लाल किले से संबोधन के दौरान पीएम ने कहा था कि देश को दिमागी नक्सलियों से बचना चाहिए। मोदी ने नागरिकों से ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें अलग थलग करने की अपील की थी। कांग्रेस ने अब मोदी के इस बयान पर कहा है कि दिमागी नक्सल खोखला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पहले जाति जनगणना की मांग को अर्बन नक्सल सोच बताकर खारिज किया गया था, लेकिन एक साल पहले जाति आधारित जनगणना की घोषणा कर दी गई। उन्होंने कहा कि पहले विरोधियों की मांगों को अपमानजनक नाम दिए जाते हैं, फिर बाद में उन्हीं मांगों को मान भी लिया जाता है। 12 साल बाद भी उनके राजनीतिक भाषण में कुछ नया नहीं था। आपको बता दें कि 15 अगस्त के भाषण में पीएम मोदी ने कहा था कि माओवादी सोच वाले लोगों ने सालों तक सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बना ली थी। वे सरकारी समितियों में सलाहकार रहे और उन्होंने सरकारी नीतियों को प्रभावित किया। इस चुनौती को कम करके नहीं आंकना चाहिए। इसके लिए देश को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद और माओवादी हिंसा ने लाखों युवाओं की जिंदगी और उनके सपनों को बर्बाद कर दिया। इस संघर्ष में 3500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों के जवान मारे गए, जो युद्धों में मारे जाने वाले सैनिकों की संख्या से काफी ज्यादा है। नक्सलवाद ने भारत के बहुत बड़े हिस्से को और बड़ी आबादी को बंदूक के दम पर अपने कब्जे में रखा था, जिसके बाद अब ये पूरा मामला सियासत का रुख लेता नजर आ रहा है। सियासी बयानबाजी जमकर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में दिए गए दिमागी नक्सल वाले बयान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्षी दलों की ओर से प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठाए जाने के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया है। रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा था। उन्होंने दावा किया कि दिमागी नक्सल शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया जो माओवादी का समर्थन करते हैं, भारतीय संविधान को नहीं मानते और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं। दरअसल 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दिमागी नक्सलियों से बचाने की बात कही थी। उन्होंने नागरिकों से ऐसे लोगों की पहचान कर उनसे अलग थलग करने की अपील भी की थी। प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद और माओवादी हिंसा को देश के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए कहा था कि दशकों तक चली हिंसा ने बड़ी संख्या में युवाओं के जीवन और उनके सपनों को नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने तंज कसते हुए उन्हें दिमागी नक्सली होने पर गर्व है ये कहा, तो अब किरण रिजिजू के बयान के बाद ये विवाद और तेज हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दिमागी नक्सल शब्द की परिभाषा और इसके इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां के नादिया जिले में स्वतंत्रता दिवस की रात कांग्रेस नेता अनिसूर रहमान और उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। घटना बेथुआ डहरी रेल गेट के पास हुई। शनिवार रात अनिसूर अपने बेटे के साथ कार से घर लौट रहे थे। रास्ते में बदमाशों ने उनकी गाड़ी रोककर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद कार का गेट खोलकर दोनों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अनिसूर रहमान प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य और नादिया जिला कांग्रेस के महासचिव थे, जबकि उनका बेटा अबू सुफियान कल्याणी से LLB की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हरनगर से टीएमसी की पंचायत हेड फातिमा बीवी और साहेब अली मंडल और मिथुन शेख शामिल हैं। पुलिस का दावा है कि हत्या में टीएमसी के नेता जुबैर शेख का हाथ है। जुबैर इस वक्त जेल में है और वहीं से मारने का प्लान बनाया गया था। मृतक के परिजनों ने स्थानीय टीएमसी नेता जुबार शेख और उसके सहयोगियों पर राजनीतिक रंजिश के तहत इस हत्या को अंजाम देने का गंभीर आरोप भी लगाया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अब इस पूरे मामले पर अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि अनिसूर रहमान और उनके बेटे की हत्या निंदनीय है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए घटना की निष्पक्ष स्वतंत्र जांच की मांग की है। पूर्व लोकसभा सांसद ने फेसबुक पर लिखा, मैं नादिया के कांग्रेस नेता अनिसूर रहमान और उनके बेटे की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये सरकार डर बाहर भरोसा अंदर के नारे के साथ सत्ता में आई है। स्वतंत्रता दिवस पर ऐसी जघन्य घटनाएं लोगों की सुरक्षा और स्वतंत्र रूप से राजनीति करने के अधिकार पर कई सवाल खड़े करती है।
इधर कर्नाटक के मंगलुरु के उरुवा पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई है। यह शिकायत स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान उनके हाव भाव को लेकर हुए कथित विवाद के बाद दर्ज कराई गई। बीजेपी नेता विकास पुत्तूर ने कहा, पूरे भारत ने कल कांग्रेस पार्टी की हरकतें देखी हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से वंदे मातरम की विरोधी रही। कल कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यालय में झंडा फहराने के कार्यक्रम के दौरान जब वंदे मातरम बजाया जा रहा था तो सोनिया गांधी ने कार्यक्रम में बाधा डाली। हमने और देश ने देखा कि वो बाधा डाल रही थी और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को वंदे मातरम रोकने के लिए कह रही थी। उन्होंने आगे कहा कि ये कानूनी कार्रवाई के दायरे में आता है। आज वंदे मातरम हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर है। जो कोई भी इसका अपमान करता है, चाहे उसका पद या ताकत कुछ भी हो, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इसीलिए मैंने सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज कराने के लिए उरुवा पुलिस स्टेशन में आधिकारिक शिकायत की है। बीजेपी नेता पुत्तूर ने कहा कि अगर राज्य की कांग्रेस सरकार और पुलिस इसमें नाकाम रहती है तो मैं कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर करूंगा और मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा भी है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय सम्मान का अपमान हुआ है तो मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पुलिस से ये सुनिश्चित करने की भी अपील की है कि मामले में किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों पर पुलिस की ओर से जांच और आगे की कार्रवाई का इंतजार है। और इधर अगली खबर गोवा से, जहां पर पोरवोरिम में कंट्री फर्स्ट वीक 2026 के तहत सम्राट क्लब पोरवोरिम की ओर से ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में पहली से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और देशभक्ति से जुड़े अलग अलग विषयों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों ने राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे गुब्बारे को विषय बनाकर चित्र बनाए। चौथी से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते बच्चे विषय पर अपनी कल्पना शक्ति को कागज पर उतारा। तो वहीं 8वीं से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय नेता विषय रखा गया था। प्रतियोगिता के दौरान बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आयोजकों की ओर से ड्राइंग पेपर उपलब्ध कराया गया, जबकि रंग और अन्य सामग्री प्रतिभागियों को स्वयं लानी थी। प्रतियोगिता के बाद विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में देश, राष्ट्रध्वज और स्वतंत्रता संग्राम के महान नेताओं के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना रहा। राष्ट्र टीवी इस कार्यक्रम में मीडिया पार्टनर के तौर पर जुड़ा रहा। यह हमारा कंट्री फर्स्ट वीक मतलब देश प्रथम सप्ताह 9 से 15 अगस्त सब सम्राट क्लब मनाते हैं। और सम्राट क्लब परवरी शुरुआत से मतलब अभी कुछ 12वां साल होगा ये, यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन करते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे आते हैं और इनको जो विषय दिया जाता है वो देश से कोई ना कोई कुछ तो होता है। कोई छोटे बच्चे झंडा चित्र बना रहे हैं, कोई राष्ट्रीय जो पुरुष वो है उनका बना रहे हैं। तो ऐसे उसमें उनमें देश के बारे में प्रेम और देशभक्ति जाग जाए, इसलिए ये कार्यक्रम किया जाता है। आज ये आखिरी वाला कार्यक्रम है। ये 11वां कार्यक्रम सम्राट क्लब परवरी ने किया है। तो अलग अलग स्कूल में उन्होंने कार्यक्रम किए, जैसे गाने का है, फिर ड्राइंग है, लेखन है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम किया है। सर बहुत खुशी हो रही है। वी आर सेलिब्रेटिंग दिस ईयर अपना 79th and 80th रनिंग ईयर फॉर द इंडिपेंडेंट डे। इस मुताबिक सम्राट क्लब हैज़ अ यूनिक एक्टिविटी दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 9th to 15 अगस्त, यानी क्रांति से लेके आज़ादी तक। सो वी हैव अ डिफरेंट एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू दिस। सो वी हैव स्टेट ने हमको एक कार्यक्रम दिए है एंड टुडे वी प्राउडली से दैट टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग अराउंड 11th एक्टिविटी फॉर दिस वीक। उसमें हमने काफ़ी सारे स्कूल को कनेक्ट किया। परवरी में जितने भी हमारे जाने माने स्कूल हैं उनको हमने कनेक्ट करके उनके साथ देशभक्ति जागरूकता करने का प्रयास किया है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, प्लेज, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, पैट्रियोटिक सिंगिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन विद स्लोगन, ऐसे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करके सब बच्चों में एक देशभक्ति जागरूकता करने का प्रयास किया है। और उसमें मेरी पूरी टीम
जो सम्राट क्लब परवरी की डायरेक्टर्स एंड माय पीएससी एंड माय चेयरमैन हैज़ बीन टोटली सपोर्टेड। हम गए 8 दिन में दिन रात मेहनत करके ये कार्यक्रम एक्टिविटी बड़े धूमधाम से बना रहे हैं। See, Samrat Club is international club where we have more than 35 clubs in Goa. So उसमें से एक परवरी क्लब आता है जो कि हमेशा हम लोग चाहते हैं कि हम सोसाइटी के लिए अच्छा कुछ करें, क्योंकि हमारा जो कल्चर बेस्ड एक्टिविटीज़ है, प्रिटेंड करने का काम है, वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर द कल्चर बेस्ड एक्टिविटीज़। सोसाइटी को उससे अच्छे से प्रोग्राम्स देने का हमारा हमेशा प्रयास रहता है। हम लोग प्लानिंग करते हैं हर टाइम में हमारी गोवा की संस्कृति और भारत देश की संस्कृति को लहराने का हमारा प्रयास रहता है। सर, टुडेज इवेंट आई फील दैट मोर देन 175 नंबर काउंट द नंबर हैव बीन पार्टिसिपेटेड। और ऐसे देखें तो हमने जो पूरी एक्टिविटीज़ की है, आई कैन क्लेम इट दैट मोर देन 1600 बच्चों ने हमारे पूरे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। ये मैं बड़े धूमधाम से बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने जिस करीबन टोटल 7 स्कूल के साथ अटैच करके ये पूरा कार्यक्रम किया है। कंट्री फर्स्ट का, देश प्रथम, कंट्री फर्स्ट करके हमारा जो टैग लाइन है, देश प्रथम, ये पूरे एक्टिविटीज़ उसी के दौरान हमने किए हैं। Once again, I congratulate all the children for coming, all the parents for coming for this drawing competition. Also, I congratulate Samrat Club Porvorim team for doing this wonderful job for last from 9th August to till today. And the judges who have judged your paintings. So once again, I congratulate all and I request, I am the chairperson of Goa State Commission for Protection of Child Rights. Whenever children, whenever you feel you are unsafe, you are free to dial 1098, which is the childline number. Whenever you are free, whenever you feel unsafe, you can dial 1098. Okay, that is the spirit. Jai. Sir, tell which is the number of the child line? 1098. This number, whenever you dial this number, child line comes immediately to rescue, support you to how you have to be in the safe manner. So once again, congratulations and thank you. Jai Hind. शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। हरसिमरत कौर ने इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA से कराने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल पर इसके पहले भी साल 2024 में जानलेवा हमला किया जा चुका है। ऐसे में 2 बार हत्या के प्रयास की घटनाएं बेहद गंभीर और चिंताजनक है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की गहराई से जांच कराई जाए और हमले के पीछे की साजिश का पता लगाया जाए। हरसिमरत कौर ने आशंका जताई कि यह घटना किसी बड़ी अंतर्राज्यीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय साजिश का भी हिस्सा हो सकती है। उन्होंने गृह मंत्री से आग्रह किया कि मामले की जांच NIA को सौंपकर सभी संभावित पहलुओं की जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा से जुड़ा ये मामला बेहद गंभीर है और इसके पीछे अगर कोई भी बड़ी साजिश है तो उसे सामने लाना भी जरूरी है। अब इस मांग पर केंद्र सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, इस पर नजर रहेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं सांसद अखिलेश यादव अभी से चुनावी मोड में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने आप सभी जानते हैं और इस बीच अखिलेश यादव ने अभी से वादों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मैं अपने तमाम साथियों को भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार होगी तो 16 अगस्त की छुट्टी महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के सम्मान में हम लोग करेंगे। अखिलेश ने कहा, जहां 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी होगी वहीं वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी को याद करने के लिए उनकी जयंती पर भी सरकार की छुट्टी होगी। न केवल छुट्टी बल्कि
उनके सम्मान में सरकार की तरफ से उत्सव और कार्यक्रम कराने का काम भी हम समाजवादी लोग मिलकर करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लागू किया उसके बाद हमें आरक्षण के अधिकार मिलना शुरू हो गए और उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने लगे। आज जो हमारे लोधी समाज के लोग इतने प्रतिष्ठित सम्मानित मंच पर बैठे हैं, उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजनीतिक सम्मान और स्थान देने का काम हम लोग समाजवादी लोग करेंगे, क्योंकि जब तक सम्मान और स्थान नहीं मिलेगा तब तक लोधी समाज के मन में विश्वास और भरोसा नहीं पैदा होगा। वो भरोसा और विश्वास पैदा करने के लिए हम लोग आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सपा अध्यक्ष ने कहा, यूपी में जिस सरकार को हम लोगों ने 10 साल से देखा है, अभी पिछले कई सालों से दिल्ली में देखा है, कहने को कहते हैं ये बहुत ताकतवर लोग हैं, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अभी देखा कि कम उम्र के नौजवानों ने इन्हें हरा दिया। इधर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान 21 अगस्त को पहली बार भारत दौरे पर आ सकते हैं। यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इसे अंतिम रूप देने से पहले दोनों देशों के बीच कुछ अहम मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का है। ढाका से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश चाहता है कि भारत में रह रही शेख हसीना को राजनीतिक गतिविधियां चलाने या फिर बांग्लादेश की राजनीति को प्रभावित करने वाले बयान देने की अनुमति न दी जाए। शेख हसीना अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद से भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश का आरोप है कि वो भारत से लगातार राजनीतिक बयान दे रही हैं। ढाका का कहना है कि इससे देश की आंतरिक राजनीति प्रभावित हो रही है और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। बांग्लादेशी अधिकारियों के मुताबिक भारत की ओर से इस मुद्दे पर कुछ अच्छे संकेत मिले हैं, लेकिन ढाका चाहता है कि भारत का रुख और ज्यादा स्पष्ट हो, ताकि तारिक रहमान की यात्रा से पहले इस मुद्दे को लेकर कोई गलतफहमी न रहे। दरअसल इसी महीने 5 तारीख को शेख हसीना ने वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने अवामी लीग सरकार के सत्ता से हटने की दूसरी बरसी पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और बांग्लादेश की राजनीति पर भी अपनी बात रखी। इस पर बांग्लादेश सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई। ढाका का कहना है कि भारत में रहते हुए हसीना का सार्वजनिक रूप से राजनीतिक बयान देना दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता है। इधर झारखंड के रांची में छात्रों का प्रदर्शन और तेज होने वाला है। प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया कि वे 16 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला जलाएंगे, जिसके बाद इस तरह के क्रियाकलाप करते भी नजर आए। और इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये कि 20 अगस्त को छात्र संगठन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इस घोषणा के साथ ही जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच सीएम सोरेन से इस्तीफा की भी मांग कर रहा है। ये पहली बार है जब रिफॉर्म मंच ने सीधे हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा है। ऐलान किया गया है कि 18 अगस्त तक झारखंड सरकार को अल्टीमेटम है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। इसके अलावा जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने यह भी ऐलान किया कि 16 अगस्त को झारखंड के 24 जिलों में पुतला दहन किया जाएगा। छात्र संगठन सीएम हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन करेंगे और जिसके बाद आज पुतला दहन करते भी ये आंदोलनकारी छात्र नजर आए। गौरतलब है कि रांची में छात्र आंदोलन का एक और फ्रंट खुल गया है। अब रांची के सदर अस्पताल में नया जंतर मंतर बन गया है। छात्र नेता देवेंद्र महतो, जो इस पूरे आंदोलन के लीडर माने जा रहे हैं, वो अस्पताल में धरने पर बैठ गए हैं और प्रशासन ने अस्पताल को छावनी बना दिया है। आईसीयू वार्ड से लेकर अस्पताल के हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर पुलिस की तैनाती की गई है। छात्रों का दावा है कि प्रशासन जबरन छात्रों को रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पुलिस छात्रों की तबीयत का हवाला दे रही है। रांची में छात्रों के तिरंगा आंदोलन ने सोरेन सरकार की टेंशन भी बढ़ा दी। रांची से आज हॉस्पिटल में देवेंद्र नाथ महतो के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की खबरें भी सामने आई थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। पीएम मोदी ने अटल समाधि स्थल पर पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत कई दिग्गज नेताओं ने अटल जी को उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के साथ ही साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य वरिष्ठ नेता भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुण्यतिथि देने के लिए उनके स्मारक सदैव अटल पर पहुंचे थे और इस आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल होते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा हूं। वो एक ओजस्वी वक्ता और दूरदर्शी राजनेता थे। उन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि उनके विचारों और प्रयासों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है और उनके नेतृत्व ने हमारे देश को मजबूत भी बनाया। सुशासन और जन कल्याण पर उनका जोर हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति
वेंकैया नायडू ने कहा, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। उन्होंने देश को ठीक तरह से चलाया था। उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए काफी कुछ किया है। आज सभी लोग यहाँ आए और सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भुलाया नहीं जा सकता। वे लोगों के मन में बसने वाले और सभी को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। वे देश के एकता के प्रतीक थे। बार काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह विवाद के बाद लॉ स्टूडेंट से माफी मांगी है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक मनन ने स्वतंत्रता दिवस पर एक लेटर के जरिए माफीनामा भेजा है। हालांकि इस लेटर में यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया गया है, ना ही सीधे तौर पर विवाद का जिक्र है, लेकिन इसमें पिछले दिनों हुए घटनाक्रमों के बारे में जरूर लिखा है। मनन ने लिखा, वर्तमान विवाद से जुड़ी किसी भी बात, मेरे किसी शब्द या लेटर से हमारे कानून के छात्रों की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। खेद जताना प्रतिष्ठा या अहंकार का विषय नहीं है। ये केवल इस बात की स्वीकृति है कि हमारे छात्रों की भावनाएं और चिंताएं मायने रखती हैं। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नालसार विवाद पर काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगाई थी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, भले ही छात्रों का फैसला गलत हो, फिर भी उन्हें अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है। मनन ने लेटर में लिखा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ स्टूडेंट्स को कानूनी पेशे का भविष्य मानती है। उनके विचारों की आज़ादी और जायज चिंताओं का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। जिस पेशे में वे आने की तैयारी कर रहे हैं उसके भविष्य के लिए बातचीत और संवैधानिक मूल्य भी उतने ही जरूरी हैं। लेटर में आगे लिखा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मुद्दे पर अब निष्पक्षता और सुलह की भावना के साथ विचार होगा। बाहरी प्रभाव से इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे छात्र इतने समझदार और परिपक्व है कि वे तथ्यों की जांच कर सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।